हेलो गाइस, वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यार कैसे CSS इंटरनली वर्क करता है, कैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है, और साथ में हम एक हॉट टॉपिक देखेंगे जो कि है बॉक्स मॉडल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अब तक हमने जो भी चीज़ें देखी वो काफ़ी बेसिक थी CSS के अंदर। अब थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ जाएंगे, और सबसे पहले अब यार एडवांस में जा ही रहे हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं यार CSS काम कैसे करता है HTML के साथ में, है ना। तो कोई भी ब्राउज़र यार जब भी एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करता है तो सबसे पहले उसके पास एक डॉक्यूमेंट आता है हमारे सर्वर से, और साथ में यार उसकी स्टाइलिंग की इन्फॉर्मेशन आती है जो कि हमारी CSS की फ़ाइल होती है। अब ये चीज़ यार नंबर ऑफ़ स्टेजेस में प्रोसेस होती है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ यार वो चीज़ काफ़ी सिंप्लीफाइड होने वाली है। एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, और भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रफली बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले यार हमारा HTML हमारे ब्राउज़र के पास में आ जाएगा। फिर वो जो HTML है ना, वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये डॉम क्या है, तो एक बार इसे पॉज करते हैं और जाते हैं देखते हैं डॉम होता क्या है। ठीक है, तो डॉम यार एक ट्री की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा HTML एलिमेंट है वो आता है, और उसके नीचे हमारे सारे एलिमेंट्स जैसे जैसे हम बता रहे हैं ना, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं वैसे वैसे वो उसमें आते हैं। और वो एक एक एलिमेंट के बाद में एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर का कंटेंट वो सब पूरा उस डॉम के नोड्स में बन जाता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब यार इसमें कुछ एलिमेंट्स पेरेंट्स होते हैं, कुछ उनके चाइल्ड्स होते हैं, कुछ उनके चाइल्ड के सिबलिंग्स भी होते हैं। फिर तो ये सारी ट्री के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ठीक है, तो इससे यार डॉम से हमारी क्या हेल्प मिलेगी, हमको यार हेल्प मिलेगी डिज़ाइन के अंदर। हम आसानी से डिज़ाइन कर लेंगे कोई भी चीज़ को, क्योंकि अब हमें पता है क्या किसका पेरेंट है और कौन किसका चाइल्ड है। ठीक है, और इसी के साथ यार डिबगिंग भी बहुत आसान हो जाती है। तो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया डॉम। वापस जाते हैं उस पर, और यार हमने देखा कैसे हमारा HTML कन्वर्ट हो गया डॉम के अंदर। अब क्या होगा, अब यार ये डॉम हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जाता है। ठीक है, और मेमोरी के अंदर फिर वो HTML के साथ में CSS को फैच करता है। और सिर्फ ये CSS ही फैच नहीं होती, अब इस स्टेज के अंदर हमारी जो इमेजेस है, वीडियोस है, जावास्क्रिप्ट है, वो सारी चीज़ें फैच होएगी। और ये जो जावास्क्रिप्ट है वो सबसे लास्ट में लोड होती है, पहले हमारी CSS और बाकी चीज़ें लोड हो जाती है। ऐसा क्यों, तो वो भी हम यार बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार अभी इस चीज़ को काफ़ी सिंपल रख रहे हैं, है ना। अब हमें धीरे धीरे स्ट्रक्चर दिखेगा और फिर उसके ऊपर हमारी जो CSS है वो दिखने लगेगी। तो ये था यार एक प्रोसेस जिसमें हमारा सबसे पहले HTML लोड हुआ, फिर HTML पार्स हुआ, फिर उसके ऊपर CSS लगी, फिर CSS पार्स हुई, फिर हमारा डॉम ट्री बना, और फिर वो पूरा हमें डिस्प्ले हुआ हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो कुछ इस तरह से यार CSS वर्क करता है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार मैंने p टैग यूज़ किया है, और इसके अंदर कुछ स्पैन टैग का यूज़ करके कुछ टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, तो इसका डॉम स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा p टैग, फिर उसके अंदर यार जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो आएगा, और स्पैन टैग जो लिखा है वो आ जाएगा, और ये सारे p टैग के चाइल्ड है। ठीक है, और ये जो स्पैन है वो अपने दूसरे स्पैन का सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब भाई है, तो ये सारे भाई बहन है, और इनके पापा मम्मी p टैग है। ठीक है, फिर सिमिलरली आप इनके बेटों को देखोगे तो आपके जो कंटेंट जो आपने लिखा है इस स्पैन के अंदर वो उसका चाइल्ड है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार यूनिट्स इन CSS। तो CSS के अंदर यार जब भी हम कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू देते हैं और हमको कोई मेजरमेंट देना होता है तो हम यूज़ करते हैं इन यूनिट्स का। तो यूनिट्स बेसिकली दो तरह की है, एक तो है रिलेटिव और दूसरी है एब्सोल्यूट। तो दोनों का मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है यार एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो इसमें फिक्स रहेगी। जैसे कि आप रियल लाइफ में देखते हो कि सेंटीमीटर होते हैं, इंचेस होते हैं, जैसे कि उनको हम स्केल से नाप सकते हैं और वो फिक्स्ड रहते हैं। तो वही होता है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स। और फिर है हमारा रिलेटिव यूनिट्स। तो रिलेटिव के अंदर ये होता है कि बेसिकली ये किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट होंगे। तो हो सकता है कि आपकी ब्राउज़र की विंडो का जो साइज़ है उस पर ये यूनिट डिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है उसके कोई पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो। तो एक एक करके देख लेते हैं यार इन यूनिट्स को, जिससे कि हमको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला है इसके अंदर परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, तो जब भी हम यार कोई एलिमेंट के अंदर परसेंट यूज़ करके उसकी वैल्यू दे रहे हैं एज ए मेजरमेंट, तो उसका जो पेरेंट एलिमेंट है ना जिसके अंदर वो लिखा गया है, उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसकी परसेंटेज में हमारी वैल्यू आ रही होगी। तो एक एग्जांपल से इन चीज़ों को देख लेते हैं एक बार यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे यार कोड पेन खोल रखा है। अब कोड पेन क्या है, तो बेसिकली यार ये एक टूल है जिसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं और नीचे हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा, और इस कोड को बाद में आप शेयर कर सकते हो अपने किसी और लोगों के साथ में। जैसे कि यार यहाँ पे ये लिंक लिखी है और इस लिंक पे आप विजिट करोगे तो ये कोड आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस कोड का ओनर कोई और है,
और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैंने कुछ HTML का कोड लिखा है और उसके अंदर एक बॉडी है और बॉडी में हमारा कुछ डिविजन्स है और इसमें कुछ क्लासेस है जैसा कि आप देख सकते हो, है ना। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ % का यूज़ किया है जो कि एक क्लास है और उसके अंदर हमने फॉन्ट साइज़ दिए 200%। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यार, % उसके पेरेंट एलिमेंट जो कि इधर डिव का पेरेंट बॉडी है उसमें जितनी भी वैल्यू है उसका % आ रहा है। तो बॉडी की फ़ॉन्ट साइज़ क्या होती है, तो फ़ॉन्ट साइज़ यार नॉर्मली डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होती है, तो उसका 200% यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँ, तो मान लो मैं इसमें गया और यहाँ मैंने फ़ॉन्ट साइज़ कर दी इसकी अब 50 पिक्सल्स, ठीक है। और अब इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50 पिक्सल्स का 200% यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये तो था हमारा %। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार EM का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली यार ये अपने पेरेंट एलिमेंट से रिलेटिव होगा और यहाँ पे % की जगह हम उतने टाइम में लिखेंगे। तो जैसे कि आपने 1 EM लिखा तो आपका जो पेरेंट एलिमेंट है उसका 1 टाइम यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। इसको भी एक बार यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट साइज़ 1 EM मैंने रखा है। अब इसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे इस सेलेक्टर को पहले लिख देते हैं और इसके अंदर हम फॉन्ट साइज़ लिखते हैं और इसमें वैल्यू हम डालेंगे इस बार 1 EM, ठीक है। अब जैसे हम 1 EM डालेंगे आप देख सकते हो यार यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 EM जो है उसका पेरेंट कौन है, बॉडी है ना। और बॉडी का यहाँ पे हमारा साइज़ जो है वो उतना ही है। तो इसको अगर मैं बॉडी को एक बार चेंज करूँ तो क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से मैं बॉडी के अंदर आ जाता हूँ और इस बॉडी को हम फिर से फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं और इस बार मैं 40 पिक्सल्स देता हूँ। तो आप देखना यार ये जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है 200 उसका हाफ में हमारा ये फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लिख देते हैं 45 पिक्सल्स और जैसे ही मैंने इसको लिखा आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा ये 200 आ रहा है और इसकी हाफ साइज़ में यहाँ पे ये हमारा आ रहा है। अब आप देख सकते हो यार ये 1 REM जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो एक बार REM को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी REM क्या है, तो बेसिकली यार REM का मतलब होता है रूट EM। अब ये रिलेटिव होगा अपने रूट एलिमेंट से। तो रूट एलिमेंट क्या होता है, तो बेसिकली यार अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा ये जो सबसे ऊपर HTML टैग है ना वो हमको रूट एलिमेंट कहलाता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वहाँ REM को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर फॉन्ट साइज़ हम देते हैं 1 REM, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यार यहाँ पे फॉन्ट साइज़ दी 1 REM तो आप देख सकते हो यार इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल जो कि नॉर्मल होता है वो हो गया। अब ये नॉर्मल क्यों हुआ, क्योंकि HTML जो टैग है उसका हमने फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं किया था, हमने बॉडी टैग का किया था। तो मान लो अगर मैं HTML टैग को कुछ स्टाइलिंग दे दूँ, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ इसकी बदल दूँ तो क्या होगा, तो साथ साथ में यार हमारा वो जो 1 REM है वो भी बदल जाना चाहिए, है ना। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो मैं फिर से यार यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML और अब इसके अंदर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 25 पिक्सल्स, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसमें 25 लिखा आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा जो 1 REM है वो भी 25 पिक्सल का आ गया है, ठीक है। तो बस यार ये था REM। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसके अंदर यार VW का मतलब होता है कि यार ये जो हमारा ब्राउज़र का विंडो है ना उसकी जितनी भी विड्थ है उसका 1%, ठीक है। फिर है हमारा VH का मतलब है यार हमारे जो ब्राउज़र की विंडो है ना उसकी जो हाइट है उसका 1%, ठीक है। तो अगर आपने 1 VH दिया है तो बेसिकली आप अपने ब्राउज़र की विंडो का 1% वहाँ पे बता रहे हो। अब अगर आपने 20 दिया है तो आप ब्राउज़र की विंडो का 20% उस चीज़ की वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। फिर है Vmin का मतलब ये है कि आपका जो हाइट है और जो विड्थ है उन दोनों में से जो भी चीज़ मिनिमम होगी वो यहाँ पे यूज़ हो रही होगी, उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। फिर है हमारा Vmax में सिमिलरली जो सबसे बड़ा है अपने हाइट और विड्थ में से वो यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा होगा और उसकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर दिखा रही होगी परसेंटेज के अंदर, ठीक है। फिर है हमारे यार एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट यूनिट्स बेसिकली यार हमारे सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को तो आप जानते हो यार अपनी स्केल में जितना सेंटीमीटर का स्केल है वही इसमें भी आ रहा होगा। फिर मिलीमीटर भी आप जानते ही हो, इंचेस भी आप जानते ही हो। फिर आता है यार पिक्सल जो कि हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब पिक्सल भी यार एक फिक्स्ड यूनिट ही है। तो इसके अंदर हमारा जो 1 इंच है उसका 96वां हिस्सा होता है 1 पिक्सल, ठीक है। फिर है इसमें पॉइंट और पॉइंट बेसिकली 72th ऑफ एन इंच कहलाता है। तो पिक्सल से ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना। फिर लास्ट में आता है यार पिकास। तो पिकास बेसिकली पॉइंट का 12th मतलब मल्टीपल है। तो 12 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1 पिकास, ठीक है।
तो ये थे कुछ यार यूनिट्स जो कि हमने देखे। अब मैं आपको यार एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज़ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ऑब्वियस हैं, है ना, और आप इनको नॉर्मली यूज़ नहीं करोगे। आप मोस्टली अगर एब्सोल्यूट में यूज़ कर रहे हो तो वो होगा पिक्सल्स। बाकी हम रिलेटिव तो जानते ही, ये परसेंटेज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। EM को भी हम यूज़ करते हैं, VW VH इन सब को भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो वो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले यूनिट्स बता दिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे यार एक बहुत ही हॉट टॉपिक जो कि है CSS बॉक्स मॉडल। तो बॉक्स मॉडल होता क्या है? तो HTML के अंदर यार हमने देखे थे एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के सराउंडिंग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना होता है जो कि CSS बॉक्स मॉडल कहलाता है, ठीक है। अब यार ये जो बॉक्स है उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे बॉक्स इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहला यार इसके अंदर होता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में क्या होगा? तो मान लो यार आपका डिव है, अब डिव भी एक एलिमेंट है तो इसके सराउंडिंग भी एक बॉक्स होगा। अब इस बॉक्स का जो कंटेंट होगा वो उस डिव के अंदर जो भी आप एलिमेंट्स लिखोगे वो कहलाएगा, ठीक है। तो डिव के अंदर आपने मान लो p टैग यूज़ किया है तो उस p टैग का जो भी साइज़ होगा वो उस कंटेंट का साइज़ कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है उसके बाद में पैडिंग जो कि उस कंटेंट के सराउंडिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर उस पैडिंग के सराउंडिंग आता है बॉर्डर जो कि आप बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके लगा सकते हो। फिर उसके बाद में आता है लास्ट मार्जिन, ठीक है। तो यार ये इन चारों चीज़ों से मिलकर आपका पूरा बॉक्स मॉडल बनता है, ठीक है। अब देखते हैं यार इस बॉक्स मॉडल को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हम बेसिकली हमारे एलिमेंट्स को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो अब हम इसे यार कोड करके देख लेते हैं, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पे यार मैंने हमारा VS कोड खोल दिया और सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम एक डिव टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिव टैग का यूज़ करेंगे और इसके अंदर यार मैं लॉरम इप्सम का यूज़ कर रहा हूँ जो कि रैंडम टेक्स्ट होता है। तो आप लॉरम लिखिए और जितने भी वर्ड्स आपको चाहिए वो लिख के एंटर दबा दीजिए, ठीक है। जैसे ही से मैं सेव करूँगा ये इंडेंट भी हो जाएगा और यहाँ पे आपका कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसे स्टाइलिंग देंगे। स्टाइलिंग के लिए यार मैं स्टाइल टैग का यूज़ करता हूँ और स्टाइल टैग के अंदर हम इस डिव को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसे स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले यार हम इसे दे देते हैं कुछ पैडिंग जो कि हमारी उस डिव के ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ, तो 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे मैं सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार यहाँ पे कुछ जगह आ गई है, दिख रही है आपको? थोड़ी सी इसे बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो जैसे मैंने इसे सेव किया आपको दिख रहा होगा साइड में कुछ जगह आ गई और ये यार ट्रांसपेरेंट होती है सारी स्पेसिंग जितनी भी हम देते हैं पैडिंग मार्जिन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था बॉक्स मॉडल में क्या होता है, कंटेंट जो कि हमारा ये टेक्स्ट है जितना भी हमने लिखा है, और फिर इसके सराउंडिंग जो है वो पैडिंग है, और उसके बाद में हम इसमें दे सकते हैं बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए यार मैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें हम दे देते हैं इसकी साइज़ 10 पिक्सल और इसे नॉर्मल सॉलिड और ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। और जैसे हम इसे सेव करेंगे आप देख सकते हो यार इसमें कुछ बॉर्डर आ गई। तो ये हमारी है बॉर्डर, इसके अंदर है हमारी ये पैडिंग और उसके बाद में आया हमारा कंटेंट। अब बॉर्डर के बाद में यार लास्ट क्या बचा हमारा, लास्ट बचा हमारा मार्जिन। तो मार्जिन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स, ठीक है। सेव करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो यार हमारी कुछ मार्जिन यहाँ पे आ गई है ना। अब यार इस कंटेंट के अंदर जो है ना हमारा ये टेक्स्ट है, इसके साथ में यार हाइट और विड्थ का अगर हम यूज़ करेंगे ना तो वो भी इस कंटेंट के अंदर ही आएगी। तो मान लो यार मैं यहाँ पे कुछ हाइट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं हाइट दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स। तो जैसे ही मैं इसे सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार ये हमारी हाइट जो है ना वो इस कंटेंट को बाहर ला रही है। क्यों? क्योंकि यार अब हमने बताया कि ये डिव जो है वो 200 पिक्सल की हाइट का होगा, तो इसके अलावा जो भी कंटेंट अगर आ गया ना तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब यार इसमें विड्थ भी दे देते हैं हम। तो अगर हम यार विड्थ भी कम देंगे तो हमारा जो विड्थ है वो भी ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जैसे मैं इसे सेव कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार हमारा विड्थ और हाइट आ चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम बॉक्स मॉडल का यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यार। तो मान लो यार हम इंस्पेक्ट का यूज़ करें तो उसके अंदर हमको यहाँ पे यार बॉक्स मॉडल बहुत ही आसानी से दिख जाता है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप इसका बॉक्स मॉडल देख सकते हो। तो यहाँ पे यार ये जो ब्लू कलर के अंदर आ रहा है ना वो है हमारा कंटेंट। फिर ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या है, हमने पैडिंग दी थी तो वो पैडिंग है। फिर उसके बाद में यार आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर हमारा वो जो बॉर्डर है उसकी आउटलाइन आ रही है, और उसके बाद में सबसे ऊपर जो आ रहा है वो है हमारा मार्जिन। यहाँ पे यार सारी चीज़ें वापस आप देख सकते हो, एक एक चीज़ पे आप जैसे जैसे हवर करोगे वैसे वैसे आपको उसका वहाँ पे आउटलाइन भी दिख जाएगा, है ना। तो आप समझ गए यार कैसे बॉक्स मॉडल का यूज़ किया जाता है CSS के अंदर और बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो अब हम देखते हैं यार CSS के अंदर पैडिंग। तो पैडिंग हम बॉक्स मॉडल के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पैडिंग होती क्या है? पैडिंग यार बेसिकली हमारी कंटेंट के सराउंडिंग कुछ स्पेसिंग हम दे सकते हैं और उसके लिए हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब यार ये जो पैडिंग है ना इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर इंक्लूड होता है। तो जैसे कि मान लो आप p टैग का यूज़ कर रहे हो और उसमें आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब उस टेक्स्ट को आपने बैकग्राउंड दिया है, p टैग को सेलेक्ट किया, फिर बैकग्राउंड कलर का यूज़ किया
और हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब उसके बाद में आप अगर उसमें पैडिंग दोगे ना तो उस पैडिंग के पीछे भी आपका वो बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि यार ये पैडिंग जो है ना वो उस कंटेंट से चिपका हुआ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपना बॉर्डर और उसके बाद जो आता है मार्जिन। अब यार ये जो मार्जिन है वो पूरा अलग है और इसके अंदर हमारा वो जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं आएगा। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यार कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मार्जिन और पैडिंग के बीच में, और यार यही एक बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो अलग रखता है पैडिंग को मार्जिन से। तो यार एक बार देख लेते हैं मार्जिन और पैडिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है ना, एक एग्जांपल की मदद से। तो मैंने यहाँ पे यार एक फाइल बना दी है मार्जिन वर्सेस पैडिंग डॉट HTML और टाइटल मैंने दे दिया मार्जिन वर्सेस पैडिंग। अब इसके अंदर मैं 2 बॉक्सेस बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे मार्जिन के अंदर जो बैकग्राउंड कलर होता है वो नहीं दिखता है लेकिन पैडिंग के अंदर दिखता है। तो उसी चीज़ को एक बार देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पे मैं एक डिवीजन बना देता हूँ और इसका नाम रखूंगा मैं रैपर, और इसके अंदर मैं 2 और डिवीजन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बॉक्सेस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन बॉक्स 1 और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं बॉक्स 1 और फिर एक और डिवीजन बना देते हैं जिसके अंदर हम लिखेंगे बॉक्स 2, ठीक है। तो 2 बॉक्सेस बना देंगे स्क्वायर फॉर्म में और इसको हम CSS की मदद से स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉक्स 2 और बॉक्स 1। अब क्या करता है, अब हमको यहाँ पे स्टाइल टैग में जाना है और स्टाइल टैग के अंदर हमको बॉक्स 1 को सेलेक्ट करना है। तो हम लिखते हैं बॉक्स 1 और फिर इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको स्टाइलिंग देनी है। तो सबसे पहले तो हम यार इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं, है ना। दोनों बॉक्सेस की यार हाइट और विड्थ हम सेम ही देंगे 100 पिक्सल्स, और फिर ये स्क्वायर फॉर्म में दिखने वाला है हमको, है ना, क्योंकि सेम हमारी हाइट है और सेम हमारी विड्थ है, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, या कॉपी करने से अच्छा है हम यहाँ पे कंबाइन सेलेक्टर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे बॉक्स 2, ठीक है। तो दोनों बॉक्सेस में यार हमारी हाइट और विड्थ सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बॉक्स 1 को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ मार्जिन देंगे और बॉक्स 2 के अंदर हम कुछ पैडिंग देंगे। तो बॉक्स 1 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ और मार्जिन के अंदर हम यार यहाँ पे 30 पिक्सल्स ले लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे, और फिर हम इसमें एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं जिससे आपको पता चले कि मार्जिन के अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं दिखती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बॉक्स 2 के अंदर पैडिंग डाल देंगे। तो मैंने लिखा बॉक्स 2 और फिर इसके अंदर हम आते हैं और लिखते हैं पैडिंग, और पैडिंग के अंदर हम फिर से वही 30 पिक्सल का साइज़ देने वाले हैं और फिर हम नीचे आते हैं और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम एक कलर देंगे जो कि मैं इसमें ब्लू वॉयलेट दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो स्टार्ट कर रखा है हमारा पोर्ट, और जाते हैं इसमें और आप देख सकते हो यार इसके अंदर ये जो पैडिंग है वो दिख रही है, लेकिन मार्जिन के अंदर क्योंकि मार्जिन बाहर आती है तो ये यहाँ पे मार्जिन है और उसके अंदर हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं दिख रहा है ना। अब मान लो इसके पेरेंट एलिमेंट में कुछ कलर होता तो क्या ये मार्जिन ट्रांसपेरेंट रहती या उसके अंदर कलर आता, तो उस चीज़ को भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए पेरेंट एलिमेंट है इसका रैपर, तो रैपर में जाएंगे और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देंगे, ठीक है। तो रैपर को अगर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो क्या होगा, तो वो रैपर का बैकग्राउंड कलर हमको मार्जिन के साथ में दिखेगा, मतलब मार्जिन में मर्ज हो जाएगा वो कलर, है ना। तो अब यहाँ पे हमारी मार्जिन थी, लेकिन अब क्योंकि उस मार्जिन के अंदर कोई कलर नहीं था तो उसके पेरेंट एलिमेंट में जो कलर था वो इसमें आ गया है ना। समझ गए आप, मार्जिन के अंदर कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो बस यार यही बेसिक डिफरेंस होता है मार्जिन और पैडिंग के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यार कैसे CSS में लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML के अंदर आपने लिस्ट तो देखी होगी जिसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को यूज़ करके, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं यार लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS के अंदर यार हम जो लिस्ट के वो जो मार्कर्स होते हैं ना, जैसे हमारा वो डॉटेड था या स्क्वायर में आ रहा था 1 2 3 4 ABCD, ये सारी चीज़ें जो मार्कअप में आती है ना उसको अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके यार कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जिससे हम स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार लिस्ट स्टाइल टाइप है और उसके अंदर बेसिकली हम यार अलग अलग टाइप के उस मार्कर को स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्वायर करना है, सर्कल करना है, या फिर आपको रोमन न्यूमरल्स यूज़ करने हैं, या फिर लैटिन लेटर्स को यूज़ करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप का, ठीक है। उसके बाद में आता है यार पोजीशन। तो इसमें यार बेसिकली हमारा 2 तरह के पोजीशंस होते हैं, एक तो इनसाइड और आउटसाइड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली मान लो आप यार लिस्ट आइटम का यूज़ कर रहे हो और आपने लिस्ट आइटम्स को कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कलर दे दिया, ठीक है। अब यार वो बैकग्राउंड कलर जब विजिबल होगा, अब उसके अंदर जो हमारे साइड में मार्कर्स है वो उसके साथ में अगर आपको दिखाना है तो आप यूज़ करोगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन और फिर उसमें लिखोगे इनसाइड। इनसाइड से क्या होगा, बेसिकली आपका वो जो बॉक्स है उसके अंदर वो मार्कर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और आउटसाइड का यूज़ करोगे तो यार वो जो
बॉक्स है उसके बाहर मार्कर्स आ रहे होंगे और फिर उसका बैकग्राउंड कलर उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आता है यार इमेजेस। तो हम यार इस लिस्ट मार्कर के अंदर इमेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट स्टाइल इमेज और फिर हम उस इमेज का यूआरएल दे देंगे जिससे हम उस इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम यार स्टाइल करके देख लेते हैं लिंक्स को। तो उसके लिए यार मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, पिछली बार हमने जो वेबसाइट बनाई थी HTML का यूज़ करके, उसी में हमने एक लिंक बनाया था और वो लिंक स्टाइल था। अब उसकी स्टाइलिंग कैसे हुई थी वो आपको नहीं पता होगा, तो बस उसी को एक बार करके देख लेते हैं और इससे आप समझ जाओगे कि कैसे मैंने उसको स्टाइल किया था, ठीक है। तो आते हैं हमारे कोड एडिटर में और इसके अंदर मैंने home.html तो बनाई रखी थी और इसके साथ में यहाँ पे style.css को लिंक कर रखा है। अब इसके अंदर जितना भी कोड है मैं इसको एक बार खाली कर देता हूँ और सबसे पहले हम इसके अंदर नैव टैग के अंदर के एंकर टैग को सिलेक्ट करते हैं और उससे कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये नैव टैग है, उसके अंदर हमारा ये टैग है जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या देना है, तो हम जब भी कोई लिंक बनाते हैं तो उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को हटा देते हैं। तो उसके लिए या तो आप पूरे डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो या फिर इस पर्टिकुलर एलिमेंट की टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दो, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो एंकर टैग है उसको कुछ कलर दे देते हैं। तो कलर में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वाइट और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो वो यहाँ पे हम देंगे ब्लैक, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक और कलर दिया वाइट। एक बार सेव करके देखते हैं यार इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो यार ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी आप देखो तो ये जो यहाँ पे बीच में स्पेसिंग है वो आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि यार जो एंकर टैग होता है वो इनलाइन एलिमेंट है। अब सारे इनलाइन एलिमेंट को अगर हम ब्लैक कलर देंगे तो वो छोटे छोटे से जितने भी इनलाइन एलिमेंट है वो उस लाइन तक ही सीमित रहेंगे और उतना ही बैकग्राउंड आएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे नैव टैग को जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको बैकग्राउंड दे देंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और नीचे जाता हूँ और नैव टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा आप देख सकते हो यार ये पूरा ब्लॉक लेवल सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग अच्छे से दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम टेक्स्ट अलाइन डाल देंगे जिससे कि हमारा यहाँ पे नैव बार है वो अलाइन हो जाए। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर। फिर हम इसमें कुछ पैडिंग डाल देते हैं। तो पैडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग प्रॉपर्टी का, और मैं यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग डाल देता हूँ जिससे कि यार यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस सारी जितनी भी हमारी ये लिंक के टेक्स्ट है उसको फ्लोट प्रॉपर्टी से लेफ्ट में ला लेंगे। अब फ्लोट प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेसिकली यार फ्लोट प्रॉपर्टी से हमारी जितनी भी एलिमेंट्स है वो बॉक्स मॉडल से बाहर आ जाते हैं और जहाँ पे भी आप उसका एरिया दोगे लेफ्ट राइट बॉटम टॉप उस एरिया में चले जाएंगे। तो अगर मैं फ्लोट प्रॉपर्टी यहाँ दूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि हम यार लेफ्ट से ही शुरू करवाएंगे कभी भी हमारी जितनी भी लिंक्स होगी। और क्योंकि यार ये बॉक्स मॉडल से बाहर जा चुका है तो आप देख सकते हो यार ये हमको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे तो ये दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये बॉक्स मॉडल से बाहर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको ओवरफ्लो हिडन कर देंगे जिससे कि ओवरफ्लो ना हो और हमको हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखे। तो ओवरफ्लो हिडन कर लेंगे। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर लेते हैं और फिर हम इसको एक बार देखते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो आ रहा है और उसके पीछे बैकग्राउंड भी दिख रही है और यहाँ पे हमारा सुंदर सा टेक्स्ट भी आ रहा है। लेकिन अब आप देखो तो इसके ऊपर हम हवर करते हैं तो कुछ चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हवर का यूज़ करेंगे। तो मैं एंकर टैग को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसके अंदर मैं लिखता हूँ हवर और फिर इसके अंदर हम कलर दे देते हैं। तो मैं इसका कलर दे रहा हूँ टोमेटो और अब हम देखते हैं ये कैसा लग रहा है। तो अब आप देख सकते हो जैसे हम इस पर हवर कर रहे हैं तो ये हमारा टेक्स्ट जो है उसका कलर चेंज कर रहा है ना। अब इसमें यार सिंपली विजिटेड का भी डाल देते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक अलग कलर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कमांड ऑप्शन डाउन और फिर हम इसको हवर की जगह विजिटेड कर देते हैं और इस टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, अब तो यहाँ पे हम अब रॉयल ब्लू डाल के देख लेते हैं। तो क्योंकि यार हम सारे लिंक्स एक बार विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पे सारे लिंक्स का कलर ब्लू आ गया है, ठीक है। तो बस यार कुछ इस तरह से हम लिंक्स को स्टाइल करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं यार कैसे हम टेबल्स को CSS के अंदर स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML के अंदर यार टेबल्स तो हमने देखी थी कैसे हम टेबल्स को बना रहे थे, बट उसके अंदर हमने देखा यार कैसे टेबल्स बहुत ही कम स्टाइल के साथ आती है और उसके अंदर कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं होती है। अब हम यार CSS के अंदर आ चुके हैं तो CSS में यार सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार हम देखते हैं कैसे हम चीज़ों को स्टाइल करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो टेबल के अंदर अगर हमें बॉर्डर डालनी है तो हम यार वही बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं और बॉर्डर प्रॉपर्टी यार डीपली हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं कैसे हम टेबल के अंदर यूज़ करते हैं। तो टेबल के अंदर हम बेसिकली एक सेलेक्टर यूज़ करेंगे जो टेबल TH और TD
तीनों को सेलेक्ट कर देगा। फिर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इसके अंदर यार सबसे पहले हम देते हैं साइज़, फिर हम दे देते हैं बॉर्डर का टाइप, अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स होते हैं जो हम देखेंगे अभी, और उसके बाद में हम दे देते हैं कलर। ठीक है, तो यहाँ पे यार सिंपल ब्लैक कलर दे देंगे तो हमारा पूरा बॉर्डर आ जाएगा ब्लैक कलर के अंदर। अब यार ये जो बॉर्डर हमारा डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना, ये बॉर्डर आप देख सकते हो यार कैसे पाइप शेप में है, मतलब बेसिकली हमारा ये जो सारे सेल्स है वो अलग है और उसके ऊपर टेबल का बॉर्डर है एक अलग है। ठीक है ना, तो ये जो है वो सेपरेट बॉर्डर कहलाता है। और सिमिलरली यार एक और बॉर्डर होता है जो कि हम नॉर्मली देखते हैं, तो वो होता है यार कोलैप्स बॉर्डर। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए यार हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो कि है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यार हम टेबल के अंदर यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हम टेबल सेलेक्टर को यूज़ करेंगे और फिर हम इसके अंदर बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करके दो अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स दे सकते हैं। तो बेसिकली कॉलैप्स और सेपरेट दोनों है। तो नॉर्मली यार सेपरेट होता है, तो अब हम अगर कॉलैप्स दे देंगे तो इससे हमारा जो बॉर्डर है वो सिंगल लाइन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यार कैसे हम इन टेबल्स की सेल के अंदर स्पेस दे सकते हैं। तो स्पेस देने के लिए यार हम पैडिंग का यूज़ करते हैं और पैडिंग के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे TH और TD जो कि एक सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम दे देंगे इसमें पैडिंग। तो जैसे हम यार पैडिंग दे देंगे तो इसमें स्पेसिंग आ जाएगी हमारे सारे सेल्स के जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में। ठीक है, फिर हम यार बॉर्डर के अंदर भी स्पेसिंग दे सकते हैं। बेसिकली हमारा जो कंटेंट है और बॉर्डर है उसके बीच में अगर हमें स्पेसिंग देनी है तो हम यार टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिंग नाम का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और फिर उसकी वैल्यू में जो भी साइज़ है वो दे देंगे। तो एक बार यार हमने जो पिछली वाली HTML के अंदर टेबल को यूज़ किया था उसे स्टाइल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार हमने VS कोड खोल दिया है और इसमें आप देख सकते हो हमारा जो टेबल टैग है उसके अंदर हमने कुछ TR टैग्स लिखे थे और TH टैग से हमने हेडिंग्स दी थी और वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, तो सबसे पहले जाते हैं और हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हम बॉर्डर दें। तो यहाँ पे मैं style.css पे क्लिक कर रहा हूँ और हमारी स्टाइल खुल चुकी है। तो सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, फिर टेबल रोज़ और टेबल हेड और टेबल डेटा सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का, और फिर इसके अंदर सबसे पहले मैंने बोला था कि यार कुछ हम साइज़ देने वाले हैं, फिर इसका जो टाइप है वो देंगे, तो सॉलिड लिख देता हूँ और फिर हम कलर देते हैं। तो एक बार ये तीनों चीज़ दे के सेव करेंगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी बॉर्डर्स आ चुकी है। अब यार ये बॉर्डर आपको दिख रही होगी कैसे कैसे डबल लाइन है, और ये डबल लाइन किस लिए होती है, क्योंकि हमारा बॉर्डर कोलैप्स जो है वो डिफ़ॉल्ट सेपरेट होता है। अब हमें इसे कोलैप्स करना हो तो सबसे पहले हम बॉर्डर कोलैप्स का यूज़ करेंगे और कोलैप्स नाम की एक वैल्यू दे देंगे। फिर जैसे हम इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यार इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि ये खुला खुला लगे। अभी सब चिपके चिपके लग रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पैडिंग दे देंगे और पैडिंग में मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। ओके, तो जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा आप देख सकते हो यार हमारी जो टेबल है अब काफ़ी खूबसूरत लग रही है ना। अब इसमें सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड वेल एक टेबल जैसी टेबल लग रही है ये, है ना। तो साथ में आप इसके एक और चीज़ दे सकते हो जो कि है बॉर्डर स्पेसिंग, जिससे थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए अराउंड हमारे जो भी बॉर्डर्स है उसके। तो यहाँ पे मैं यार कुछ 5 पिक्सल्स दे देता हूँ और जैसे इसे सेव करेंगे आप देख सकते हो यार बॉर्डर के अंदर भी कुछ कुछ स्पेसिंग आ रही है। तो कुछ इस तरह से यार हम टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। अब मान लो आपको इसमें कलर देना है तो आप यार TH को सेलेक्ट करके TH के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यार एक TH यूज़ कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ TH को, और उसके अंदर हम बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर कलर क्या दे सकते हैं हम, मैं कोरल दे रहा हूँ। ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ भी दे सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे कोरल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा कुछ कुछ आ रहा है। अब यार हम टेबल डेटा को भी दे देते हैं तो थोड़ा और ब्यूटीफुल हो जाएगा शायद। अब यार कलर्स पे मत जाना यार, मैं थोड़ा बुरा हूँ कलर्स के साथ, बट आप अपने हिसाब से कुछ भी कलर दे दो जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो यहाँ पे यार मैं कॉर्नफ्लावर ब्लू दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यार कैसे हमने स्टाइल कर दिया और हमारे टेबल अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब पहले कैसा था और अब कैसा एकदम चेंज आ गया है। खाली हमने कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग लिखी है CSS से और आप देख सकते हो हमारा टेबल काफ़ी खूबसूरत हो गया है। तो यार कुछ इस तरह से हम टेबल्स का यूज़ करते हैं CSS में। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।